भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिन्हें विपक्ष पिछले कुछ दिनों से ट्रक भर भर के गालियां दे रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिसके ऊपर दुनिया भर में लोकतंत्र को बचाने, उसे प्रमोट करने, उसमें सुधार करने की जवाबदारी है। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार जी इंटरनेशनल आइडिया नामक एक संगठन के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वर्ष 2026 में। इंटरनेशनल आइडिया, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये एकमात्र संगठन है दुनिया का जो कि डेमोक्रेसी के लिए समर्पित है। डेमोक्रेसी में चुनाव प्रक्रिया में सुधार जैसी चीज़ें भी आती है। कई देश जो कि नए नए आज़ाद हुए हैं उनमें संविधान बना है, तो संविधान में क्या क्या बातें लिखना है उसके लिए सजेशन देने का काम भी इंटरनेशनल आइडिया देता है। तो आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे ये आइडिया आखिरकार क्या है, इसका गठन क्यों हुआ था, इसके पीछे का इतिहास क्या है, और भारत जो कि इसका संस्थापक सदस्य है आज इसका अध्यक्ष बना है तो उसके क्या मायने हैं। ये क्योंकि भारत के सॉफ्ट पावर को दिखाएगा। ये भारत जो कि ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को क्लेम करता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इसलिए हमारे लिए इस संगठन को जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इस संगठन की स्थापना 28 फरवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें संस्थापक सदस्य देश थे 14, यानी कि 14 देशों ने इसकी स्थापना करी थी। अब सवाल यह है कि यूएनओ की स्थापना तो भैया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हो गई थी, तो फिर लोकतंत्र के लिए फिर ऐसा कौन सी बात है सामने आ गई थी कि अचानक से एक और नए संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 1990 के पहले का समय थोड़ा सा देखें, है ना, और उसके आसपास के समय को देखें तो 90s में क्या हुआ था। एक तो 89 में बर्लिन की दीवार गिरी थी, जर्मनी एकीकरण हुआ था, है ना, एक घटना ये हुई थी। दूसरा कोल्ड वार ख़त्म हुआ था, यूएसएसआर सोवियत संघ और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वार चल रही थी वो समय भी ख़त्म हुआ था। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देश चाहे चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में लोक तानाशाही शासन ख़त्म हुआ था। इसके अलावा अफ्रीका में देखें तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी जो कि रंगभेद के ख़िलाफ़ कई सालों से जेल में थे, वो जेल की सज़ा काट कर बाहर आए थे। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं पूरे विश्व में घट रही थी और कई सारे देश अपने लिए नया संविधान बनाना चाहते थे, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहते थे। तो उनके को सजेशन देने के लिए और दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये संगठन क्या करता था, तो देखिए इसमें ये क्या करता था, अलग अलग देशों के मॉडल्स की तुलना करता था, है ना, अलग अलग देशों के केस स्टडीज़ को समझाता था और दूसरे देशों को एक ओपिनियन देता था कि भैया आप इस तरह का मॉडल अपनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए जो संविधान बनाया था, है ना, उस संविधान के लिए उन्होंने कई सारे देशों के दूसरे संविधानों की भी तुलना करी थी कि कौन सा पॉइंट जो है वो अच्छा है, अच्छे पॉइंट को उन्होंने ग्रहण किया, बुरे पॉइंट को इग्नोर किया। इस तरह की प्रोसीजर के लिए ये संगठन बना था। ठीक वैसा ही काम हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे आज़ादी के बाद में किया था हमारे संविधान के गठन के लिए। ठीक है, तो ये तो इसका इतिहास की बात हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में, है ना। उसके बाद में शुरुआत में तो चूँकि इसके 14 संस्थापक सदस्य देश थे, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इसमें 35 मेंबर ऐड हो चुके हैं, 35 सदस्य देश हैं। और 2003 के बाद इसमें इसका विस्तार हुआ है और इसके कई सारे रीजनल हेडक्वार्टर भी अलग अलग जगहों पर खुल गए हैं, चाहे यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर एशिया हो, तो हर जगह पर इसके हेडक्वार्टर खुल चुके हैं। क्लियर। अब इसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसमें मेन कार्य है चुनावी प्रक्रिया का कार्य। चुनावी प्रक्रिया, किसी देश में कौन कौन सी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उसके लिए सुझाव देना। संविधान निर्माण करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी देश में अभी नई नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है तो उसमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। संविधान के लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं अच्छे अच्छे, वो सजेस्ट करेगा। हाँ, ये बात है कि वो देश इनके सजेशन माने नहीं माने वो उसके ऊपर है, लेकिन इनका काम है कि भैया आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल कराना। ठीक है। फिर इसके बाद में लोकतंत्र का मूल्यांकन,
है ना, अलग अलग देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, उसके लिए हर 2 साल में ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर। फिर उसके बाद में जो चुनाव में फंडिंग का मैटर होता है ना, उसके पारदर्शिता कैसे लाई जाए, है ना, उसके लिए भी सजेशन देता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की एक प्रोसीजर चलती थी चुनाव में फंडिंग को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह की ये चुनाव सुधार की प्रक्रियाएं जो है अलग अलग विश्व में चल रही है, चर्चाएं चल रही है। कई बार तो ये भी आता है कि चुनाव की फंडिंग जो है वो सरकार को खुद करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, यहाँ पर एक बात है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्या आपको वाकई में लगता है कि हमारे देश में शुरू से ही प्रॉपर लोकतंत्र था? आप जो भी आपका ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि भैया हम वोट दे सकते हैं, हम हमारे हिसाब से सरकार चुन सकते हैं, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। लेकिन अगर आप खुद चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे तो आप लड़ सकते हो क्या? आपको मालूम है कि चुनाव में किस तरह का फंड की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो जब तक एक आम व्यक्ति खुद चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता है ना, क्योंकि अभी तक तो ये केवल कुछ ही लोगों के हित की बात होती है ना। कुछ ही लोग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ ही लोग सरकार में भागीदारी करते हैं, शुरू से ही चला आ रहा है। एक आम जो पब्लिक है कि वो खुद चाहे कि मैं खुद चुनाव लड़ लूँ, उसको फंड के जो है सरकार अवेलेबल कराए, तब जाकर एक कायदे से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आएगी, ताकि हर व्यक्ति जो है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा। अभी तो हम क्या है, केवल एक पक्ष में केवल वोट डालकर अपने एक पार्टिसिपेशन हम पेश करते हैं। बाकी प्रॉपर जो 100% पार्टिसिपेशन चाहिए पब्लिक का, वो आज भी हमारे यहाँ नहीं है। तो इस पर आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। क्लियर। अब इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं संगठन का। तो इसका उद्देश्य तो सीधा सीधा जो आपके नाम में ही लिखा था, लोकतांत्रिक संस्थान, चुनावी अखंडता, संविधान निर्माण, राजनीतिक वित्त, फंडिंग का, लोकतांत्रिक मूल्यांकन, ये सारे इसके उद्देश्य है। क्लियर। यही इसका कार्यक्षेत्र भी है। अब इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। आज एआई का दौर है, तो एक तो डीप फेक वीडियो चल रहे हैं, फेक न्यूज़ चलती है, उनसे किस तरह से चुनाव प्रक्रिया को बचाया जा सके, फंडिंग पारदर्शी हो, ब्लैक मनी इस्तेमाल ना हो, इस तरह की चीज़ें भी चुनौतियां बनी हुई है लोकतंत्र के लिए। तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए ये संगठन बना था, और इस संगठन की जवाबदारी दी गई है हमारे ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार जी, अभी आपको मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, है ना। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है अलग अलग राज्यों में, उसमें कई बीएलओ ने सुसाइड भी किया है, कई तरह के कागजी कार्यवाही के कारण जो वैलिड जो वोटर हैं वो भी लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। इस तरह के कई सारे चुनावी सुधार को लेकर ज्ञानेश कुमार जी से देश में उम्मीद है। अब उनसे उम्मीद जो है दुनिया लगा के बैठी हुई है, क्योंकि अब उनको वैश्विक संगठन का अध्यक्ष बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी दोनों भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे? आप कमेंट में बताइए। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।